कहानी शुरू होती है एक बंजर प्लेनेट से, जहाँ एक कबीला धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। उस कबीले में से एक बंदा अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकलता है उस सुनसान बंजर प्लेनेट पे भटकते रहने को। थके हुए पैर, आंखों में सूख चुकी आंसू, मन में टूटती हुई उम्मीद लेके वो चलता रहता है। और उसकी मासूम सी बेटी जब अपनी धीमी पड़ती आवाज में उससे पूछती है, पिताजी हमें पानी कब मिलेगा, मुझे प्यास लगी है, तो वो मजबूर बाप अपनी बेजान पड़ती बेटी को झूठा दिलासा दिलाने के अलावा कुछ न कर सकता था। वो अपने दिल को संभाल के कहता था कि जल्द ही बेटा, जल्द हम एक ऐसे जगह पे पहुंच जाएंगे जहां हमें पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, मेरी बेटी वहां पे खूब खेलेगी, उम्मीद रखो। हमने अपने दिलो जान से अपनी श्रद्धा को निभाया है, हमें अपनी उम्मीद को मरने नहीं देना है। हम जानते हैं ना बेटा, हमारे देवता रापू हमारी बात जरूर सुनेंगे। इस पे उसकी बेटी कहती है, पर पापा वो अभी तक आए क्यों नहीं, क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया है? इस पे वो बेबस पिता कहता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, वो हमारे देवता है ना, वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। चलो अब हमें रापू से माफी मांगनी चाहिए, आओ हम प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद वो दोनों अपने देवता को याद करते हैं और एक चट्टान की आड़ में वो अपनी बेटी को अपनी गोद में सुला देता है और वो चुपचाप बैठा रहता है। उसकी बेटी के सूखते होंठ घंटों तक अपने देवता की याद में चलते रहते हैं कि रापू आएंगे, हमें पानी जरूर मिलेगा। और इस तरह उन दोनों की आंख लग जाती है। पर जब गौर की नींद खुलती है तब वो अपनी बेटी को उठाने की बड़ी कोशिश करता है, पर अब उसकी बेटी दम तोड़ चुकी थी। पर आखिरी दम तक वो गौर के सीने से लगे रापू के एम्यूलेट को पकड़े हुई थी, इस अटूट श्रद्धा में कि रापू जरूर आएंगे। गौर अपने हाथों से अपनी बेटी की बेजान पड़ी शरीर को दफना देता है और इस श्राप में अब जीता है कि अब उसकी ये जिंदगी आगे क्यों चल रही है जब उसका सब कुछ छीन चुका है। और तभी आसमान में एक गरज सुनाई देती है और एक धमाके के साथ आसमान फट पड़ता है और दो चमकीले लोग उस प्लेनेट के जमीन पे आ गिरते हैं, जिनमें से एक काला क्लोक पहना हुआ था और एक ने गोल्डन आर्मर। गोल्डन आर्मर वाला गॉड कोई और नहीं बल्कि रापू ही था। दोनों एक दूसरे से दूर गिरते हैं और थोड़ी देर बाद गॉड रापू को पहचान लेता है और रापू के पैरों पे जाके गिर जाता है कि हे महान रापू, मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे, हमने आपके प्रति अपनी श्रद्धा कभी न टूटने दी। जिस पे घायल रापू गौर का गला पकड़ के उसे उठाता है और कहता है कि तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे जीने या मरने से मुझे कोई फर्क भी पड़ता है? तुम इस ब्रह्मांड के लिए क्या ही मायने रखते हो? जिस पे गौर कहता है, पर रापू हम आपके भक्त हैं। जिस पे रापू कहता है कि अगर मेरी भक्ति इतनी ही अच्छी से किए हो तो जाओ मेरे लिए मेरे दुश्मन को मारो, और अगर ये नहीं कर सकते तो तुम्हारी भक्ति से ज्यादा एक कुत्ते की वफादारी मेरे काम लायक है। और रापू गौर को दूसरी तरफ फेंक अपने दुश्मन को ढूंढता है, पर तब तक वो ब्लैक क्लोक वाला बींग खुद को उस प्लेनेट के एबिस में मिला के वहाँ से गायब हो गया था। और तभी गौर को एक विस्पर सुनाई देती है कि उठाओ मुझे, सम्मन करो मुझे, तुम्हें इसकी जरूरत है, मार डालो इन्हें, ये बचने के लायक नहीं। और गौर वहाँ पड़े नेक्रोसवर्ड को सम्मन कर लेता है और उठ के कहता है कि तुम देवताओं को खुद के अलावा कभी कुछ दिखाई नहीं देता। तभी रापू पलट के कहता है कि क्या कहा तूने? जिस पे गौर कहता है कि मेरी बेटी अपनी आखिरी सांसों तक तुमसे प्रार्थना कर रही थी, उस बच्ची के गिड़गिड़ाहट तक को तुमने अनसुना कर दिया। जिस पे रापू अब हद पार कर देता है और कहता है कि अगर तुझ जैसे लोग अपने देवता के ही अगेंस्ट खड़े होते हैं तब तो तेरी बेटी ने अच्छा काम किया कि वो मर गई, कम से कम वो अपने देवता के खिलाफ तो नहीं उठी। जिस पे गौर अब रापू पे हमला कर देता है और कुछ देर बाद वो रापू को अपनी बेटी के कब्र के आगे फेंकता है और कहता है, देख इसे और याद रखना कि मरने से ठीक पहले तूने उसे देखा जिसके आस्था का तूने मजाक बनाया था। और गौर रापू का सर काट के अपनी बेटी के कब्र के आगे लगा देता है और कहता है, सारे देवता मरेंगे। दूसरी तरफ एक प्लेनेट पे थॉर अपने नए गार्डियन दोस्तों के साथ रुका हुआ होता है, जहां उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि उस प्लेनेट के गॉड को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है और इस वजह से उस प्लेनेट के वो लोग जो वहां के गॉड के एंटी बिलीवर्स थे वो अपना मौका देखकर वहां पे कब्जा करना चाहते हैं। जिसपे वहां के किंग थॉर से मदद मांगते हैं कि हमारे गॉड के गैर मौजूदगी में इस तरह के क्योटिक सिनेरियो बन गए हैं और हमें हमारे बिलीवर होने की सजा दी जा रही है। जिसपे थॉर कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके बिलीवर थे, फर्क इससे पड़ता है तुम्हारे अंदर एक श्रद्धा थी और एक देवता होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि उस आस्था की गरिमा में बनाए रखूं। और वो एंटी बिलीवर्स को टेक डाउन करने के बाद गार्डियन से मिलता है, जिसपे क्विल कहता है कि तुमने तो अब तक कभी ना लड़ने का सोचा था ना। जिसपे थॉर कहता है कि जंग जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं मेरे नए दोस्त, मैंने लड़ाइयों को होते देखा है। लोग अक्सर काफी छोटी और बड़ी चीजों के लिए भी झगड़ पड़ते हैं, पर अभी मैं बस इसलिए लड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इन परिस्थितियों में वो एक चीज जो किसी की भी उम्मीद बांधती है वो उनसे छिन जाती। ये लोग इसी आस्था के ही तो भरोसे जीते हैं कि
इनका ईश्वर इन्हें कुछ नहीं होने देगा, और अगर आज मैं अपने कसम के वजह से नहीं लड़ता तो इनकी वो आस भी मर जाती। और पावरलेस होने से ज्यादा दुखद इमोशन होपलेस होना होता है क्विल, इसलिए आज मैं लड़ा इनके उस उम्मीद के लिए। पर मुझे अब अपने सफर को जारी रखना चाहिए और पीटर और बाकी गार्डियंस थॉर के साथ मिलके देखते हैं कि उन्हें अब कहां जाना चाहिए। और उसी बीच वो कई सारे डिस्ट्रेस सिग्नल देखते हैं, अलग अलग प्लैनेट से, वो भी बट एक ही तरह के, जहां तबाही मची हुई है और कत्ले आम मचा हुआ है और सब बस मदद मांग रहे हैं। और उनमें से एक क्लिप होता है लेडी सिफ का, और ये देख के थॉर गार्डियंस को विदा कह के खुद अकेले वहां जाने का फैसला लेता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर पहले की फेलिगारियंस के प्लेनेट पे। फेलिगार गौर से लड़ रहा होता है, जिसपे गौर कहता है तुम उतने भी बड़े कोई थ्रेट नहीं थे फेलिगार, पर तुम्हारी ये नस्ल, ये गॉडली नस्ल मेरे बर्दाश्त से बाहर जाती है। आज नहीं तो कल तुम भी उन्हीं गॉड्स की तरफ से मेरे अगेंस्ट उठ खड़े होते। और इतना कह के वो फेलिगार को मार देता है। वहीं उसके शैडो बर्जर्कर्स दूसरे लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए। तभी लेडी सिफ उन सभी बर्जर्कर्स को मार देती है और सीधा हेड ऑन चार्ज कर देती है गौर पे। सिफ के अटैक को ब्लॉक करते हुए गौर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से एक डिवाइनिटी तो महसूस कर सकता हूँ, पर तुम कोई गॉड नहीं हो। तो तुम्हें मारने से पहले तुमसे ये जानना मजेदार होगा कि क्यों लड़ रही हो तुम इन गॉड्स के लिए। जिसपे सिर्फ उसे खुद के वॉरियर होने की ड्यूटी बताती है कि वो गॉड नहीं भी है तो भी ये उसका फर्ज है कि वो उनके लिए लड़े जो खुद के लिए नहीं लड़ पाते। जिसपे गौर हंसते हुए कहता है, हाँ तुम्हारी ये सैद्धांतिक बातों को सुनने में मजा बहुत आता, पर तुम्हारी ये एसगार्डियन एसेंस मेरे नफरत को बढ़ा रही है। और गौर एक हिट मारता है जो उस बर्फीले जगह के पहाड़ों को भी धूल में मिला दे। और अपना कॉन्शियसनेस खोते खोते वो गौर को कहती है कि तुम्हारे इस हरकत ने अब एसगार्ड को ललकार दिया है, गॉड बुचर। जिसपे गौर कहता है मेरे रास्ते में एसगार्ड को भी सिर्फ खून और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और गौर वहां से चला जाता है। जब थॉर यहाँ पहुंचता है तो उसे सिर्फ से गौर के बारे में पता चलता है और वो सिर्फ को वादा करके आगे बढ़ता है कि अब गौर को रोकना उसकी जिम्मेदारी होगी। गौर को ढूंढने के लिए थॉर निकल पड़ता है और स्पेस में गुजरते हुए उसे प्रार्थना की एक पुकार सुनाई देती है। वो तुरंत रुकता है और देखता है कि एक प्लेनेट के बींग्स पे कुछ शैडो बर्जर्कर्स अटैक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ थॉर उस प्लेनेट से एक अजीब से पावरफुल इविल प्रेजेंस को भी महसूस करता है। और एक आसमानी गरज के साथ थॉर उस प्लेनेट पे कूदता है और सिर्फ एक ब्लो में सभी बर्जर्कर्स को खत्म कर देता है। उस बीच लोगों के उस भीड़ में एक औरत होती है जिसका बच्चा बहुत डरा हुआ होता है। जिसपे उसकी माँ उसे थॉर के तरफ ले जाकर कहती है कि डरना मत बेटे, क्योंकि जब तक आसमान में ये गरज सुनोगे तो याद रखना कि ये तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हमेशा याद रखना कि वहाँ कोई मौजूद है जो तुम्हारी प्रार्थना हमेशा सुनेगा। और इसी दौरान जब थॉर इस प्लेनेट पे आ रहा था और लोगों को बचा रहा था, वहीं उसी प्लेनेट के दूसरी तरफ गौर उस प्लेनेट के गॉड को पीट कर बुरी हालत में पहुंचा चुका था। पीछे उस गॉड के सारे सैनिक और उसका महल धूल में मिल चुका होता है। एक तरफ उस देवता की बीवी मरी होती है और इधर वो देवता अपने टांगे गवा देने की वजह से उठ नहीं पा रहा होता है। और उसी के सामने गौर उस देवता के बेटे को लाता है जो कि बहुत छोटा था और उसके सामने उससे बातें करने लगता है। जिसपे उसका बेटा कहता है कि आप बुरे हो। जिसपे गौर कहता है ना ना, मैं बुरा नहीं हूँ बच्चे, बुरे तुम्हारे पिता हैं। जिसपे पीछे से वो देवता गिड़गिड़ा रहा होता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो गौर। वहीं गौर उसके बेटे से कहता है तुम्हारे पिता लोगों की बातें नहीं सुनते बच्चे, तुम ऐसे नहीं बनोगे ना। जिसपे उसका बेटा कुछ नहीं कहता। और फिर गौर कहता है मैं तुम्हें उन जैसा नहीं बनने दूंगा बच्चे, थोड़ी देर यहाँ बैठो, ये देखो तुम्हें ये नए खिलौने पसंद है ना, लो इन्हें मेरा तोहफा समझो। और गौर उस देवता की तरफ मुड़ता है। वो देवता कह रहा होता है कि मेरे बेटे को कम से कम छोड़ दो, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जिसपे गौर कहता है मेरी बेटी ने भी नहीं बिगाड़ा था, मेरे बेटे और मेरी पत्नी ने भी नहीं बिगाड़ा था। क्या गलती थी उनकी कि वो तुम ढोंगियों पे पागलों की तरह विश्वास करते थे। पहले मेरा बेटा मरा, फिर उसके गम में मेरी पत्नी दम तोड़ दी, मेरी बेटी सांस की आखिरी कतरे तक रापू को याद करती रही। बताओ तुम देवताओं तो एक दूसरे को जानते हो ना, क्या तुमने कभी रापू को कहा कि वो मेरी बेटी की प्रार्थना सुन ले? क्या तुम कभी कमजोरों की तरफ देखते भी हो? क्या कभी तुम्हारा दिल कचोटता है किसी को पल पल तड़पता हुआ मरता देख के? और जब आज मौत खुद तुम्हारे बेटे के ऊपर नजर आई तो आज तुम्हारे अंदर का पिता जाग रहा है। बच्ची थी वो, सुना तुमने, बच्ची थी वो। उसके आंखों में बचपन की चमक के जगह टूटती उम्मीदों के आंसू देखे थे मैंने। उसकी सांसें मेरे बाहों में उखड़ रही थी, उसका फूल सा बदन मेरे हाथों में बेजान हो रहा था। जिंदगी देखने से पहले वो मौत के साए में समा रही थी और मैं कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अपनी फूल सी बच्ची को मरता देख के। और तुम देवताओं के लिए हमारी जिंदगी बस एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होती है ना। पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारी तरह नहीं बनने दूंगा, क्योंकि वो अब कुछ बनेगा ही नहीं। और गौर नेक्रोस्वर्ड निकालता है और उस देवता के सामने उसके बेटे का सर उड़ा देता है। वो खून के छींटे गौर के चेहरे पे पड़ती है
है और वो अपनी हंसी के साथ पलटता है और ये देख वो देवता अपना सारा ताकत इकट्ठा कर उठता है चिल्लाते हुए कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दरिंदे, जिसपे गॉर नेक्रोस्वर्ड उस गॉड के सीने के आर पार कर देता है और कहता है तुम देवताओं के चीखों का शोर तुम्हारी औकात से ऊपर नहीं जानी चाहिए और तुम्हारी औकात का अंतिम छोर गौर है। अपने आखिरी सांसों में दर्द से कराहता वो देवता जब दम तोड़ रहा होता है तब गौर कहता है ये आवाज कितना सुकून देती है। इस दर्द में वो महान घमंड मुझे चूर होता हुआ सुनाई देता है। वो देवत्व जब धीरे धीरे दम तोड़ती है और अगर तुम्हारी मुलाकात रापू से हुई तो पूछना उससे क्या गलती थी मेरी बेटी। और इस देवता के जबड़े को पकड़ता है और तभी उस देवता ने जो थोड़े देर पहले अटैक किया था उसके एक्सप्लोजन को सुन के थॉर भी उस वक्त गौर की तरफ बढ़ रहा होता है और जैसे गौर उस देवता के जबड़े को पकड़ उसके पूरे स्कल को क्रश कर देता है तभी दूर से थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर गौर की तरफ फेंकता है पर गौर स्टॉर्म ब्रेकर को डिफ्लेक्ट कर देता है और एक ब्रीफ बट इंटेंस फेस ऑफ में थॉर समझ जाता है कि वो 1-on-1 गौर को नहीं हरा पाएगा और वो बाइफ्रॉस्ट समन कर वहां से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है अर्थ पे जहां कुछ दिनों पहले जेन फॉस्टर को उसके डायग्नोसिस में पता चलता है कि वो स्टेज 4 टर्मिनल कैंसर से गुजर रही है और खुद को ठीक करने के लिए वो दोबारा से नॉर्स माइथोस में म्योनिर के एन्चेंटमेंट्स पढ़ती है और पहुंचती है न्यू एसगार्ड में जहां वो म्योनिर के नजदीक जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में जहां थॉर न्यू एसगार्ड पहुंचता है। पहुंचते ही थॉर नोटिस करता है कि एसगार्ड में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हुई है, वो भी कुछ घंटों या शायद एक दिन पहले, क्योंकि वहां की तबाही उस बात की सबूत थी। उस बर्बादी के बीच किंग वैलकरी सभी चीजों को रिस्टोर करवाने में बिजी थी और थॉर को वहां देख के उस पे बरस पड़ती है कि क्या उसे आज याद आई कि एसगार्ड का एक फर्ज भी बनता था। तभी थॉर उससे बर्बादी का कारण पूछता है और कहता है क्या कोई यहाँ मुझे ढूंढता हुआ आया था, जिसपे वैलकायरी कहती भी है कि हाँ अपनी जिम्मेदारी तो तुमने निभाई नहीं पर एसगार्ड तक तबाही लाने वाले भी तुम ही हो। वो निर्दय और दरिंदा जो भी था वो तुम्हारे लिए यहाँ आया था। तो थॉर पूछता है कि फिर तुम सब ने उसका सामना कैसे किया और इतने में ही माइटी थॉर वहाँ लैंड करती है। अब ये देखते थॉर के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, म्योनिर और एक और गॉड ऑफ थंडर कैसे हो सकता है। और माइटी थॉर लैंड करते रिपोर्ट करती है कि वैलकरी मैंने पूरे अर्थ की पेट्रोलिंग करी है और अर्थ के ऑर्बिट के दूर दूर तक अभी कोई थ्रेट सेंस नहीं हो रहा। और थॉर तुरंत माइटी थॉर से पूछता है कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करे, जिसपे जेन फाइनली थॉर के सामने आती है और वो रिवील करती है कि वो कैसे म्योनिर उठा पाई। उसने बताया कि जब वो म्योनिर के नजदीक आई तब म्योनिर ने खुद रिएक्ट किया था और उसे म्योनिर की कॉन्शियसनेस महसूस हुई, जिसने जेन को सब कुछ समझाया कि जेन ने ताकत की जरूरत का जो पहलू समझा है कि जब आपको ताकत हासिल होती है तो उसके बाद असल व्यक्तित्व की पहचान तब होती है जब वो उस ताकत के साथ क्या करता है। और जेन का यही डेडिकेटिव नेचर यानी दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा ही उसे वर्दी बनाया है। जिसपे थॉर कहता है कि फिर भी उसे खुद थॉर बन के दूसरों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट व्हाट शी इज, दिस इज नॉट व्हाट शी डू। जिसपे जेन उसे कहती है कि ये थॉर डिसाइड नहीं कर सकता, तुम जा चुके थे उस लड़ाई के बाद, लोगों के वापिस आने के बाद तुम्हारी चहेती धरती को तुम्हारी जरूरत थी पर तुम मतलबी होके खुद भाग गए। मैंने लोगों को यहाँ मुश्किलों में देखा है। जब तुम अर्थ पे आए थे आज से सालों पहले तब मैंने जाना था कि इस ब्रह्मांड में हम इंसानों की क्या हैसियत है और भरोसा किया था लोगों ने तुम पे। अरे अर्थ तो छोड़ो, तुम तो अपने एसगार्ड के लोगों तक को छोड़ गए थे। कितना ध्यान रखा इन लोगों का तुमने। और ये मेरी जिम्मेदारी है थॉर ओडिनसन कि मैं उन लोगों के लिए लड़ूं जिन्हें बाकियों ने अबैंडन कर दिया। एक इंसान होने के नाते, एक कमजोर रेस से होने के नाते इस ताकत की कमी को मैं ही समझ सकती हूँ। तो अब जो ये नए पावर्स मुझे मिले हैं वो तुम मुझसे नहीं छीन सकते और ना ही तुम्हारा कोई हक है इन्हें मुझसे वापिस मांगने का। जिसपे थॉर कुछ नहीं कहता पर फिर कहता है कि गौर यहाँ से इसलिए चला गया क्योंकि वो मेरी तलाश में आया था और मैं उससे लड़ा हूँ। हम या हम में से कोई भी उससे अकेले नहीं जीत सकता, तो हमें मदद की जरूरत पड़ेगी। जिसपे वैलकरी साफ मना कर देती है बिकॉज़ उसके ऊपर ऐसे वॉर्स से ज्यादा अपने लोगों की जिम्मेदारी थी। इसलिए थॉर मुझसे हेल्प की उम्मीद मत रखना। बट थॉर के साथ जेन जाने को तैयार हो जाती है और पूछती है कि हम अब कहाँ जा रहे हैं। तो थॉर कहता है कि स्काई फादर्स में परम पिता के बाद सबसे ताकतवर जूस के पास। और जेन कहती है यानी हम माउंट ओलिम्पस जाने वाले हैं। और बाइफ्रॉस्ट ओपन होते ही कुछ ही वक्त में दोनों माउंट ओलिम्पस में होते हैं। जब वो ग्रीक पैंथियंस के कोर्ट में एंटर करते हैं वहां होते हैं जूस अपने ग्रैंड थ्रोन में, हेरा, हरक्यूलिस, एरिस, अथीना, आर्टेमिस और बाकी सभी ग्रीक पैंथियंस। जिसपे थॉर को देख जूस कहता है कि इतने अरसों बाद हमने एसगार्ड से किसी मेहमान को देखा है, बताओ ओडिनसन यहाँ कैसे आना
कहाँ हुआ। जिसपे थॉर अपनी बात जूस के आगे रखता है। अब इस पे जूस कहता है कि हम इस मामले को तवज्जो नहीं देंगे ओडिनसन, क्योंकि गॉड जिन देवताओं को मारा है वो कभी उतने मायने रखते भी नहीं थे। जिसपे थॉर उनके गॉडहुड पे सवाल उठाता है कि फिर आपके देवता होने का क्या मतलब होगा। जिसपे जूस कहता है कि अपने लफ्जों का ध्यान रखना लड़के, याद रहे कि तुम महान जूस के आगे खड़े हो। जिसपे थॉर का गुस्सा अब नहीं रुकता और वो कहता है, कौन देवता जो हर वक्त अपने ऐश और शराब में डूबा रहता हो? कौन देवता जो अपनी हुकूमत जमाने के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ विद्रोह किया था? और किस महानता की बात करते हो तुम लोग? जब थैनोस पूरे ब्रह्मांड में नरसंहार मचा दिया था और जब पूरे ब्रह्मांड के आधे आबादी को धूल बना चुका था, तब तो तुम सब में से एक देवता भी मदद का हाथ बढ़ाने आगे नहीं आया था। और आज इस झूठी महानता का ढोंग रचते हुए अपने स्काई फादर होने पे लानत भी महसूस नहीं हो रही तुम्हें जूस? और अपने पिता की इतनी बेइज्जती देख हरक्यूलिस सामने कूद जाता है और ऐसा होते देख ओलंपिया के सैनिक भी जेन को घेर लेते हैं। हरक्यूलिस थॉर से कहता है, अब अगर एक भी लफ्ज तुम पिताजी के खिलाफ निकाले तो तुम्हारा सर आज टार्टरस की गहराइयों में दफन होगा। जिसपे थॉर कहता है, आराम से बच्चे, मैंने उतनी लड़ाइयां लड़ी हैं जितनी तुमने अपने बाप की अय्याशियों के किस्से ना सुने हो, तो जंग की धमकी उन्हें देना जो आज तक इन महलों से बाहर ना निकले हो। इतना कहते ही हरक्यूलिस एक ब्लो मारता है सीधा थॉर के चेहरे पे, जिससे थॉर अपने जगह से बस हिलता है। रिटर्न में थॉर बस एक हिट मारता है जूस के सामने और हरक्यूलिस को टेक डाउन कर देता है। और ऐसा होते ही जेन बाकी ओलंपियन सैनिक को मार देती है, जिसपे जूस ये सब बैठा बैठा देख रहा होता है। कॉन्फ्लिक्ट थमने के बाद थॉर कहता है, ओलंपियंस का उन पर इस तरह हमला करना एसगार्ड के खिलाफ जंग की अगुवाई करना माना जाएगा। जिसपे जूस भी ओपनली डिक्लेयर कर देता है कि अगर ऐसा है ओडिनसन तो यही सही, और बिना मदद के थॉर वहां से निकल जाता है। तब तक हरक्यूलिस उठता है पर जूस उससे कहता है, आज तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है हरक्यूलिस, अब तुम अपने नाम पे लगे इस दाग को कैसे हटाओगे हमें नहीं पता, पर जब तक उस ओडिनसन का घमंड मुझे धूल में मिलते हुए नजर ना आए तब तक तुम वापस ओलंपिया नहीं आओगे, दफा हो जाओ हमारी नजरों से। माउंट ओलिम्पस से निकलने के बाद जेन थॉर से पूछती है कि हम अब क्या करें, हमें तो मदद मिली नहीं और हम ये भी नहीं जानते कि गौर इतने बड़े ब्रह्मांड में कहाँ होगा। जिसपे थॉर कहता है कि इस गौर को हराने से पहले हमें जानना होगा कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, और अगर ब्रह्मांड की जानकारी मेरी सही है तो गौर जिस रेस से बिलोंग करता है वो रापू की प्रार्थना करते थे, और हम जानते हैं कि रापू किन लोगों का देवता था। और इतना कह के थॉर और जेन गौर के प्लेनेट पे पहुंचते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें बीच रेगिस्तान में एक कब्र दिखती है और उस कब्र का नजारा देख थॉर की रूह कांप उठती है। थॉर कहता है, मैंने ब्रह्मांड की गहराइयों में हजारों जंगें देखी हैं, मैंने देवताओं को भी संघर्ष करते और हारते देखा है, मैंने देखा है इमोर्टल पिताओं को खुद अपने बेटों की बलि चढ़ाते हुए, मैंने खुद नर्क को देखा है, पर कसम है परम पिता ओडिन की, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। थॉर वहां देखता है कि इस प्लेनेट के लोगों के जितने भी गॉड्स थे उनके म्यूटिलेटेड बॉडी को गौर ने कब्र के आगे लकड़ी के फट्टों पे हुक से टांग रखा था। और थॉर कंटिन्यू करता है कि ये कोई दुश्मनी नहीं हो सकती जेन, ये गुस्सा है, एक प्योर हेट्रेड, इतनी ज्यादा कि वो गौर को एक बेरहम जानवर बना चुकी है। और तभी उसी वक्त पीछे से गौर आ जाता है और कहता है, मुझे विश्वास था थंडरर तुम यहाँ जरूर आओगे। अब ये सुनते ही थॉर स्टॉर्म ब्रेकर गौर की तरफ फेंकता है और गौर उसे डॉज करते ही जेन और थॉर को रिस्ट्रेन कर देता है और उन्हें इग्नोर कर जो गॉड की बॉडी वो लेके आया होता है उसे उस कब्र के आगे लगाने लगता है और कहता है कि तुम दोनों में से इसने मेरा ध्यान ज्यादा खींचा है। और वो जेन की तरफ बढ़ता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों लड़ रही हो उनके लिए, जिन्हें तुम्हारी परवाह भी नहीं है। इन देवताओं के लिए उनकी ताकत और उनकी सुपीरियोरिटी ही सब कुछ है। तुमने कभी सोचा है कि ये जब भी लड़े हैं तो किस लिए लड़े? क्या इन्हें किसी की परवाह है या क्या ये कमजोरों के लिए लड़े? नहीं, तुम जब इनसे लड़ोगे तो ये कुछ देर खुद की महानता दिखाने के लिए लड़ते हैं, पर जब ये खुद को हारता हुआ देखते हैं तो फिर इनका असली रंग सामने आता है। ये फिर लड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, खुद की जान बचाने के लिए। इन्हें कोई अपने, कोई लोग, कोई आदर्श नहीं बांधती। इनके जमीर लालच और बुर्ज दिल से टपक रहा होता है और वो देवता जो किसी काम के भी नहीं होते तो भी उनके अंदर ये घमंड होता है कि वो रेस में बाकी कमजोरों से सुपीरियर है। जिसपे थॉर टोकता है और कहता है कि सब ऐसे नहीं होते। जिसपे गौर थॉर की तरफ मुड़ता है और रेत में से एक कीड़ा उठाता है और उसे थॉर और जेन की आंखों के सामने अपनी मुट्ठी में मसल देता है और कहता है, ये कीड़ा अभी मर रहा था, मैंने उसे मार दिया और तुम भी इसलिए देखते रहे क्योंकि तुम्हें उसकी जान की कोई कीमत नहीं थी। क्या मुझे उस कीड़े से कोई नफरत थी? नहीं। क्या तुम्हें थी? नहीं, पर फिर भी मैंने उसे मार दिया, तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा और शायद हम दोनों इस कीड़े को कभी याद भी नहीं रखेंगे। ये फर्क पैदा करती है तुम गॉड्स की ताकत।
तुम देवताओं की ताकत के आगे बाकी जीव इन कीड़ों के समान रह जाते हैं, जिनके जीने या मसल दिए जाने पे भी तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम इंसान, क्या तुम लोग भी कभी किसी चींटी को बस ऐसे ही नहीं मसल देते बिना कोई कारण के? क्या तुम्हें उस चींटी के लिए बुरा फील होता है? बिल्कुल नहीं। ये जो इमोशन है तुम्हारे अंदर वो बस इसलिए है क्योंकि तुम्हारे और उस चींटी के बीच ताकत का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिसपे जेन कहती है कि तुम्हें देवताओं से इतनी नफरत क्यों है या ताकतवर लोगों से इतनी नफरत क्यों है? तो गौर कहता है नफरत? Why should I bear hatred towards them who are obviously weaker than me? They disgust me. ये नफरत नहीं इंसान, घिन आती है मुझे इन देवताओं से, इनके महानता के ढोंग से, और मैं गौर इनके इस घमंड को ब्रह्मांड की पराकाष्ठा से नर्क के धूल में मिला के रख दूंगा। इनके हजारों सालों से चलती आ रही इनके अस्तित्व को इन्हीं के खून से मिटा के एक नया इतिहास लिखूंगा जो ये ब्रह्मांड आगे आने वाले इयॉन्स तक याद रखेगी। और इतने में थॉर अपना पेशेंस खो देता है और जो स्टॉर्म ब्रेकर वो कुछ देर पहले फेंका था उसे सम्मन करता है और जेन और थॉर दोनों के रिस्ट्रेंट्स टूट जाते हैं। और फिर शुरू होता है एक ऐसा महायुद्ध जो कि देवताओं के इतिहास में लिखा जाने वाला था। एक लड़ाई जो सदियों तक सुनाई जाएगी, एक लड़ाई जिसने देवताओं के मुकद्दर को तय किया था। और बर्बादी का मंजर शुरू होता है गौर के ही प्लेनेट से, जहां तब से गुस्सा हो चुके थॉर की एक हिट उस पूरे प्लेनेट को तोड़ देती है। एंड आफ्टर दैट कम्स द माइटी हैमर ऑफ द रेजिंग कॉस्मिक स्टॉर्म्स wielded by the iron arms of the mighty Thor, जिसकी एक हिट पूरे आउटर स्पेस में इस तरह गूंजती है जैसे किसी ने एक तारे का जन्म देखा हो। और अब तीनों एक इंटेंस आर पार की लड़ाई में कूद जाते हैं। हथियार टकरा रहे थे, प्लैनेट्स खत्म हो रहे थे, रेज और नफरत आपस में भिड़ रही थी। तबाही और पागलपन का वो मंजर था जो ब्रह्मांड ने आज तक ना देखा हो। यहाँ ब्लोज किसी को टेक डाउन या सबड्यू करने के लिए नहीं मारे जा रहे थे, बल्कि यहाँ होने वाला हर एक अटैक बस सामने वाले की जान लेने के लिए करी जा रही थी। सारे आदर्श, सारे मॉरल्स, सारे युद्ध नीति पीछे छोड़ दिए गए थे। सभी के सर पे बस एक ही जिद सवार थी कि आज या तो ब्रह्मांड इस दरिंदे से छुटकारा पाएगा या फिर ये अंतरिक्ष देवताओं के नरसंहार का मरघट बन के रह जाएगा। इस लड़ाई में खून की कीमत पसीने से कम हो चुकी थी और गौर आसानी से दोनों गॉड ऑफ थंडर्स को मैन हैंडल कर रहा था। हर वो ब्लोज जो कि एक प्लेनेट को धूल में मिला देने की कैपेबिलिटी रखती थी, उनसे गौर को खरोंच तक नहीं आ रही थी। और यहाँ वालहाला में हाइमडाल ने कुछ महसूस किया। उसने देखा और उसने जो देखा वो उसके होश उड़ा गई। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी के लड़ने से उन हिट्स का इम्पैक्ट अक्रॉस डायमेंशन तक फील हो रहा हो। एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से दूसरे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस तक उन पंचेस, उन हिट्स और उन ब्लोज के पावर को महसूस किया जा सकता था। वहीं सुदूर स्पेस में गार्डियंस के शिप में भी एक अलार्म बीप करता है और रॉकेट कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसपे क्विल पूछता है क्या हुआ, जिसपे रॉकेट कहता है कि मुझे एनर्जी के एग्जैक्ट वही रीडिंग मिल रहे हैं जैसे तब आए थे जब थैनोस ने स्नैप किया था। ये जो ऊर्जा अभी देख रहे हो वो ठीक उतनी ही है जितना वो इन्फिनिटी जेम्स से रिलीज हुआ था। और क्विल कहता है कि भाई वहाँ स्पेस में कुछ तो बहुत बुरा चल रहा है जिसमें मैं तो बिल्कुल अभी पढ़ना नहीं चाहूंगा। वहीं लड़ाई के बीच में अब जेन के घाव म्योनिर के एन्चेंटमेंट्स के बाद भी भर नहीं रहे थे। उसके वाइटल स्टैट्स धीरे धीरे गिर रहे थे। वो अपने कमजोरी को महसूस कर सकती थी कि उसके पावर लेवल्स अब कम हो रहे हैं। और तभी उसे गौर की एक हिट पड़ती है और वो एक प्लेनेट पे गिरती है और जब तक वो संभल पाती गौर की अगली हिट उसके नीचे के प्लेनेट तक के टुकड़े कर देती है। और एक प्लेनेट शैटरिंग हिट जेन के इंटरनल ऑर्गन्स तक को ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं। उसका हेलमेट टूट चुका था। वहीं थॉर भी अब अपने लिमिट तक जा रहा था और तभी जेन दोबारा फाइट को ज्वाइन करती है। और जब गौर मैन हैंडल कर रहा होता है थॉर को, तब वो म्योनिर गौर की तरफ फेंकती है जिससे गौर डॉज कर देता है। पर वहीं थॉर पीछे से म्योनिर पकड़ के गौर को बहुत जोर से मारता है जिससे गौर अनेकों प्लैनेट्स दूर जाके गिरता है। पर अब जेन आसमान की ऊंचाई से नीचे गिर रही थी। उसका आर्मर उसके बदन से धीरे धीरे गायब हो रहा था। और जब थॉर ये देखता है वो जेन की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ता हुआ जेन के साथ ही प्लेनेट पे आके क्रैश हो जाता है। पर उसका इंसानी शरीर जो पहले से कमजोर था वो उस इम्पैक्ट को झेल नहीं पाता और वो थॉर के सीने से लगे उसके बाहों में ही दम तोड़ देती है। और तभी पीछे से गौर आता है पर वो थॉर को रोते देख कहता है, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं थंडरर कि वो लड़की तुम्हारे दिल के करीब थी। आज तुम और मैं एक बराबर हैं। मैंने भी इसी तरह अपने दिल के टुकड़े को अपनी बाहों में दम तोड़ते देखा था। मैंने भी इसी बेबसी को सहा था। मैंने भी इसी पावरलेसनेस को, इस धिक्कार को महसूस किया था कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं कुछ ना कर सका। पर तुम्हारी ये घुटन ज्यादा देर नहीं रहेगी क्योंकि तुम्हें खत्म करने के बाद मैं दी पैलेस ऑफ इन्फिनिटी क्रॉनक्स में जाऊंगा और इस पूरे संरचना से भी पहले जाके तुम देवताओं के क्रिएशन को ही मिटा दूंगा। पर गौर की इन सभी बातों को थॉर सुन नहीं रहा था। उसके एक्सप्रेशन खत्म हो गए थे। उसके दिमाग में अब
अब बस कुछ दृश्य थे, किस तरह वो अपनी जिंदगी में सभी अजीज लोगों को बस अपने आंखों के सामने दम तोड़ता देखा है। पहले उसकी माँ उसके सामने मरी, फिर उसके पिता भी उसके सामने ही चल बसे, फिर इसको लोगों को उसके सामने मार दिया गया था, उसके खास दोस्त हाइंडाल का सीना चीर दिया गया था और वो कुछ नहीं कर पाया था। उसकी भाई की बेजान लाश उसके सामने छोड़ दी गई थी और आज एक बार फिर वो आखिरी इंसान जो बची थी, आज उसकी भी ठंडी पड़ चुकी शरीर थॉर के सामने है। थॉर का गुस्सा अब उस लिमिट को पार कर रहा था जो उसके दिमाग को सुन्न कर चुकी थी और पीछे से गौर थॉर को ललकारे जा रहा था। और तभी थॉर का आर्मर क्रैक होना शुरू होता है, उसके बाल अपने आप खुलकर बिखर जाते हैं, उसके आर्मर के आर्म्स कवर गिर जाते हैं और आसमान में घने काले बादल सूरज की रोशनी तक को घेर देती है। और थॉर कहता है, अब तुम्हारे हाथों कोई और नहीं मरेगा। और एक लाइटनिंग स्पीड में, जो कि ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड से हिट करी, वो गौर के बाएं हाथ को उसके बदन से उखाड़ देती है, जिससे गौर हील तो कर लिया, पर वहीं वालहाला में जब जेन एंटर करी तो उसे भी एक शॉक वेव महसूस हुआ, जिसपे वो ओडिन से पूछती है तो ओडिन कहता है, हाँ ये थॉर का गुस्सा है। जिसपे ओडिन आगे कहते हैं कि जंग में कभी कभार वॉरियर्स एक ऐसे डोमेन में चले जाते हैं जहां उनका इमोशन मर जाता है, जहां उन्हें बस एक ही सुध रहती है कि बस सामने वाले को टेक डाउन करना है। आप बस एक किलिंग मशीन बन जाते हो और हमारे यहाँ इसे हम एक योद्धा का पागलपन कहते हैं और ये थॉर का वॉरियर्स मैडनेस ही है। और अब उस दैविक लड़ाई में एक तरफ था देवताओं को मौत के घाट उतार देने वाला गौर, वहीं दूसरी तरफ अपना देवत्व त्याग के इंटेंस रेज में बह चुका एक थंडर गॉड। और अब तबाही का वो सिलसिला शुरू हुआ जहाँ कितने ग्रह दफन हो गए, कितने सूरज की ऊर्जा सूख गई, कितने सभ्यता इन लड़ाई की आग में झुलस गई, पर वो अटैक्स रुके नहीं। वहीं उस क्लैश के हर एक हिट से वालहाला का रेल्म पूरी तरह हिल रहा था। अर्थ के अवेंजर्स फैसिलिटी में ब्रूस बैनर इन कॉस्मिक रीडिंग्स से परेशान था, पर आज ब्रह्मांड उस तूफानी गरज के देवता की महानता का विटनेस बनने वाला था। सारे देवता के हाथ प्रार्थना के लिए जुड़ गए, सबके होठों पे बस एक ही नाम था कि थॉर, आज अब पूरी गॉडहुड तुम्हारे भरोसे है। और यहाँ वल्हाला में भी आखिरकार ओडिन भी अपने घुटनों पे आ अपने बेटे से प्रार्थना करे कि बी द सेवियर ऑफ गॉड माय सन, बी द गॉड ऑफ गॉड्स। और वो लड़ाई अब अपने आखिरी मोड़ पे थी जहाँ गौर अब उस थंडर गॉड के रेज को सहन नहीं कर पा रहा था। और वो पल आया जब नेक्रोस्वॉर्ड एक देवता के हाथ में आई और थॉर उस तलवार को गौर के सीने के आर पार कर एक प्लेनेट पे जा गिरा, जहाँ उस क्रैश की चपेट में सैकड़ों लोग आ गए और गौर आखिरकार जमीन की खाक पर था। उसका बहा खून थॉर के चेहरे को कवर किए हुए था, जिसपे गौर कहता है, हाँ यही तो मैं देखना चाहता था, तुम्हारा असली रूप। देखो सब, ये है तुम्हारा देवता, ये है तुम्हारा रक्षक, एक गुस्से और डिवाइनिटी से दूर बस मौत और तबाही लाने वाला फरिश्ता है ये। वहीं थॉर को इतने गुस्से में देख उस प्लेनेट के सभी लोग डर से थर्रा रहे थे। कुछ लोग अपनों को ढूंढ रहे थे जिनकी लाशें यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी। तभी थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को सम्मन करता है और उन सभी लोग, औरतों और बच्चों के सामने ही गौर का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। ये देख वहाँ की औरतें और बच्चे डर से चिल्लाने लगते हैं। और अब जब थॉर का गुस्सा टूटता है तो वो देखता है कि उसने क्या किया है। वो उस भीड़ में उससे सबसे नजदीक बच्चे के करीब भी जाता है, पर उसकी माँ उसे अपने पास खींच लेती है और थॉर के पैरों पे गिर जाती है कि हमने आपका प्रार्थना किया था महान थॉर, हमें बख्श दीजिए, हमें मत मारिए, मेरे पति अभी मारे गए हैं, मैं अपने बच्चे की जान की भीख मांगती हूँ, हमें मत मारिए। और थॉर रियलाइज करता है कि ये औरत और वो बच्चा वही है जो अब से कुछ दिन पहले कितने श्रद्धा और सम्मान से थॉर से मिले थे, जहाँ इस औरत ने कहा था कि इनसे डरना मत बेटे, क्योंकि ये हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। और आज वही औरत इस कदर डर चुकी है कि आस्था भरी उन आंखों में अब बस दहशत दिखाई दे रहा है। थॉर अब कश्मकश में पड़ जाता है कि क्या गौर ने जो कुछ कहा था वो सच है, क्योंकि मैंने भी बस अपने गुस्से के आगे कुछ भी नहीं देखा। गौर को हराने में मैं इतना अंधा हो गया था कि उसमें कितने लोग मरे, कितने प्लैनेट्स उजड़ गए, कितना खून बहा, मैंने ये सब कुछ नहीं देखा। आखिरकार हम देवता हैं क्या? और इस डिलेमा में परेशान थंडर गॉड उस प्लैनेट से निकल गया और नेक्रोस्वॉर्ड को एक ब्लैक होल के अंदर दफन कर अंतरिक्ष में कहीं गायब हो गया, क्योंकि उसके पास अब कोई नहीं था, कुछ नहीं था तो बस एक भारीपन और बहुत सारे सवाल। थॉर एक अनजान जगह बैठ ये सोच रहा होता है कि इन जो भी चीजों से वो गुजरा है और जितने सवाल उसके मन में हैं, उसके लिए अब उसे इटर्नल नॉलेज को परसू करना होगा और ये जानना होगा कि उसके गॉड होने के असल मायने क्या हैं। और तभी थॉर अपनी जगह से उठता है और उसके सामने होता है वेल ऑफ मिमिर और द वर्ल्ड ट्री।